बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतिशा। एंड जो टॉपिक मैंने आज के इस वीडियो क्लास के लिए सिलेक्ट किया है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एब्नॉर्मलिटीज। ये टॉपिक यू माइट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट ऑफ इट। आपने कई बार सुना होगा, कई वीडियोस इसके ऊपर देखे होंगे, बट इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि हर एक एब्नॉर्मलिटी को आपको डिफरेंट डायग्राम्स एंड पिक्चर्स के थ्रू आई कैन मेक इट वेरी क्लियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर कोई नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या नर्सिंग करिकुलम की आप तैयारी कर रहे हो, देन माय डियर फ्रेंड्स दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। सो प्लीज इसको पूरा लास्ट तक देखिए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स एंड पिक्चर्स हैं which are going to make your understanding much more better and clear. So let's start with this topic. Placenta and umbilical cord abnormalities. Before we understand about its abnormalities, it is very important कि हम उसकी normalities को समझें। Normalities का मतलब क्या होता है? वो normally क्या है, कैसा दिखता है, क्या उसका structure है, क्या उसका development है, कब वो बना, कहाँ वो बना, right? So when we talk about placenta, दो टॉपिक आज हमने सिलेक्ट किया, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एब्नॉर्मलिटीज, जिसमें पहला आता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बात आती है ये है क्या। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड द फीटस। अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस क्या है? यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन है, यानी कि अंदर से पूरा खाली ऑर्गन है। हॉलो का मतलब होता है खाली। तो यूट्रस एक खाली ऑर्गन है, इस खाली ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है हमारा फीटस। तो भाई खाली ऑर्गन के अंदर जो फीटस है, उस फीटस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फीटस का एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? फीटस के हार्मोनल नीड्स कहाँ से पूरे होंगे? तो प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन which is present inside the uterus, not actually present, which develops inside the uterus, and ये एक कनेक्शन की तरह काम करता है between the mother and between the fetus। तो अगर हम मेटरनल बॉडी की बात करें, यानी कि यूट्रस की अगर बात करें, तो यूट्रस और बेबी को, यूट्रस और फीटस को कनेक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे एक डायग्राम भी दिख रहा है। इस डायग्राम में आई थिंक सो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एक मेटरनल बॉडी यू कैन सी, एंड इस मेटरनल बॉडी के अंदर यूट्रस है, एंड देन यू कैन सी दिस प्लेसेंटा, जो कि फीटस को मदर की बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। सो अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा डेवलप कब हुआ। तो प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th वीक ऑफ जेस्टेशन एंड कब कंप्लीट होता है? बाय 12th वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था, आफ्टर ओव्यूलेशन, जो ग्राफिक फॉलिकल जब ओव्यूलेट हो गया, जब रप्चर हो गया, तो जो पीछे बचता है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन निकालता है दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों निकालता है? ताकि जो ओव्यूलेटेड ओवा है, जब वो वेट कर रहा है, इनकेस अगर फर्टिलाइज होता है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प कर सके। वो कॉर्पस ल्यूटियम कब तक निकालता था? टिल द टाइम प्लेसेंटा इज डेवलप्ड and it takes over the functioning of corpus luteum। अब कब ये डेवलप होता है प्लेसेंटा? by 12th week of gestation। उसमें पहला सबसे important point है प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा is a connecting link between the mother and the fetus। दूसरा important point, कब डेवलप होना स्टार्ट होता है? प्लेसेंटा starts to develop by 6th week of gestation and कब बन जाता है? by 12th week of gestation। okay, third very important point over here is प्लेसेंटा attach कहाँ होता है? प्लेसेंटा हमेशा अटैच होता है यूट्रस के अपर पार्ट में। अब अपर में आगे भी हो सकता है या फिर पीछे भी हो सकता है। अगर हम दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मींस आगे एंड पोस्टीरियर मींस पीछे। तो हियर्स अनदर पिक्चर ऑन द स्क्रीन वेयर यू कैन सी द अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, एंड देयर इज अनदर पिक्चर जिसमें आपको दिख रहा है अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट टर्म एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। आगे की वॉल पे हो सकता है, पीछे की वॉल पे हो सकता है, बट याद रखिएगा इट इज गोइंग टू बी ऑन टू द अपर पार्ट, ऊपर की तरफ ही होगा। अगर प्लेसेंटा का अटैचमेंट लोअर बॉडी पार्ट में आता है तो उस कंडीशन को एक एब्नॉर्मल कंडीशन हो जाती है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। मे भी आने वाले क्लासेस में हम इस प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में जरूर बात करेंगे, बट दैट इज अ स्पेसिफिक एब्नॉर्मलिटी या यू कैन से दैट इज अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर। बट अभी हम बात करते हैं बेसिक प्लेसेंटा की नॉर्मेलिटीज के बारे में, नॉर्मल कंडीशंस के बारे में। तो हम प्लेसेंटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेसेंटा इज इट इज डिस्कॉइड इन शेप। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है प्लेसेंटा का। दिस इज एक्चुअली नॉट an artificial picture made up, but this is actually a real picture of placenta, जिसमें लिखा है, जिसमें आपको दिख रहा है it is disc
इन शेप। डिस्क कैसी होती है? राउंड होती है, राइट? तो डिस्कॉइड का मतलब होता है इट इज सर्कुलर, इट इज राउंड इन शेप। तो प्लाजेंटा का पहला कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू रिमेंबर इज इट इज डिस्कॉइड इन शेप। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखना है दैट इज नोन एज प्लाजेंटा इज हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब है कि प्लाजेंटा में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है इट इज डायरेक्टली फ्रॉम टू द कोरियन। सो प्लाजेंटा इज डिस्कॉइड इन शेप, प्लाजेंटा इज हीमोकोरियल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्लाजेंटा का डायमीटर इज 15 to 20 सेंटीमीटर्स। प्लाजेंटा की थिकनेस की बात करें तो उसके सेंटर से प्लाजेंटा की थिकनेस होती है 2.5 to 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। And इसका weight it is approximately 450 to 500 grams. So these are the very much normal characteristics of placenta. इस placenta की normal characteristics के बारे में हम दूसरे वीडियो में और डिटेल में बात कर सकते हैं। Another very important thing in placenta जो आपको यहाँ स्क्रीन पे इस वक्त दो डायग्राम दिख रहे हैं। एक डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है फीटल साइड, दूसरे डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है ममा साइड। That means placenta has two surfaces. First is fetal surface, second is maternal surface. अब इसी पिक्चर से आपको बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा होगा दोनों पिक्चर्स के बीच में कि प्लाजेंटा का जो फीटल सरफेस है, आई सेड प्लाजेंटा से कनेक्टिंग लिंक, प्लाजेंटा के बीच में ऑर्गन है, इधर फीटस है और उसके इधर क्या हो गया? मैटरनल बॉडी यानी कि यूट्रस हो गया। तो जो प्लाजेंटा का जो साइड फीटस की तरफ है दैट इज नोन एज फीटल सरफेस, जो साइड यूट्रस की तरफ है दैट इज नोन एज मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस हमेशा बहुत शाइनी होगा, बहुत स्मूथ होगा, बहुत ग्लिसनिंग होगा, उसके बीच में से निकलेगी अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल साइड विल मेक अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ द प्लाजेंटा। दूसरी बात, मैटरनल सरफेस, प्लाजेंटा का जो मैटरनल सरफेस है आपके सामने डायग्राम है, प्लाजेंटा का मैटरनल सरफेस बहुत रफ होता है, बहुत शैगी होगा, बहुत सारे इसमें लोब्स प्रेजेंट हो गए और प्लेजेंटा के मैटरनल सरफेस में जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। Approximately 15 to 20 cotyledons are present onto the maternal surface and that is rough and spongy. Now let's come to the main topic for today's class that is known as placental abnormalities. अब आपके सामने एक स्लाइड लगा हुआ है that is known as जिसमें हेडिंग लिखा है placental abnormalities। तो साइड में आप छोटे-छोटे पिक्चर्स देख सकते हो, राइट? ये छोटे पिक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे और आप अपने इमेजिनेशन में जो प्लाजेंटा का ओरिजिनल पिक्चर था, इफ यू विल ट्राई टू कंपेयर बोथ ऑफ द थिंग्स, आपको क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आएगा कि प्लाजेंटा का ओरिजिनल नॉर्मल शेप क्या है एंड प्लाजेंटा के एबनॉर्मलिटीज में क्या आता है। ओके, प्लाजेंटा में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बाइपेटाइड प्लाजेंटा, circumvariate placenta, circummarginate placenta, succinsurate placenta, then battledore insertion of placenta. So likewise there are lot various of abnormalities. So let's talk about the first abnormality of placenta that is known as placenta succinsurate. Okay, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, इस डायग्राम को आप याद रखिए, आपको हाँ बिल्कुल याद रहेगा प्लाजेंटा सक्सेंचुरेट क्या है। आपको क्लियर पिक्चर में साफ साफ नजर आ रहा है, एक प्लाजेंटा का एक डिस्कॉइड वाला लोब है यानी कि प्लाजेंटा डिस्कॉइड इन शेप का है, उससे ही अटैच एक छोटा सा एक्स्ट्रा लोब अलग प्रेजेंट है, then that is known as placenta succinsurate as you can see in the diagram. तो जो मेन प्लाजेंटा से कुछ ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं एंड यही ब्लड वेसल्स उस छोटे लोब ऑफ प्लाजेंटा से कनेक्टेड है, then that is known as placenta succinsurate. तो यहाँ पे नाम भी क्लियर लिखा हुआ है, a small extra lobe is present that is separate from the main placenta and is joined to it by blood vessels that run through the membranes that connect it. यानी कि मेन लोब ऑफ प्लाजेंटा है, उसमें से कोई माइनर ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं जो कि उस छोटे लोब ऑफ प्लाजेंटा से अलग कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज प्लाजेंटा सक्सेंचुरेट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट? जब डिलीवरी होगी, आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड, प्लाजेंटा डिलीवरी की बात आती है, एंड अगर ये छोटा लोब ऑफ प्लाजेंटा दैट इज द स्मॉल एक्स्ट्रा लोब ऑफ प्लाजेंटा अगर ये डिलीवर नहीं हुआ, इफ इट इज रिटेन्ड इनसाइड मतलब कि अंदर ही छूट गया, देन यू ऑलरेडी नो कि अगर ये एक्स्ट्रा लोब पीछे छूट जाता है then it can result into postpartum hemorrhage, excessive of bleeding after the delivery. It can result into subinvolution. What is subinvolution? Involution term का मतलब क्या होता है? After the delivery, when all the genital organs except mammary glands return back to its normal position. जब डिलीवरी के बाद सारे जेनाइटल ऑर्गन्स सिर्फ मैमरी ग्लैंड्स के अलावा, सिर्फ ब्रेस्ट के अलावा, जब सारे जेनाइटल ऑर्गन्स वापस अपने ओरिजिनल प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आते हैं,
then that is known as involution. अब सब इन्वोल्यूशन क्या है? जब ये प्रोसेस यानी कि वापस आने की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती, इट इज आइदर डिलेड और इट इज आइदर स्टॉप, इट इज आइदर कोई भी हिंड्रेंस आता है जिससे प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रही, then that is known as सब इन्वोल्यूशन. तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है that is known as postpartum hemorrhage. दूसरा क्या हो सकता है? that is known as सब इन्वोल्यूशन. तीसरा कॉम्प्लिकेशन जो इसकी वजह से हो सकता है that is known as uterine polyp. एंड चौथा हो सकता है सेप्सिस. कोई एक्स्ट्रा लूप अंदर रह जाएगा तो क्या होगा? सेप्सिस. अब भाई ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो ट्रीटमेंट क्या है? आफ्टर द प्लाजेंटा इज डिलीवर्ड, जैसे प्लाजेंटा डिलीवर्ड हुआ इसलिए बोलते हैं प्लाजेंटल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लाजेंटा. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जैसे प्लाजेंटा डिलीवर होता है, हम प्लाजेंटा को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं. क्यों एक्सप्लोर करते हैं? किसी टॉर्न मेम्ब्रेन्स के लिए एक्सप्लोर करते हैं, मिसिंग कॉटिलेडन के लिए एक्सप्लोर किया जाता है, मिसिंग एक्स्ट्रा लोब के लिए एक्सप्लोर किया जाएगा. क्योंकि अगर कहीं से भी कोई ब्लड वेसल्स आपको रप्चर्ड एंड टॉर्न नजर आ गई है, दैट मींस कि वो सारी चीजें अंदर यूट्रस के रह गई. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द प्लाजेंटा इज डिलीवर्ड प्लाजेंटा का एक्सप्लोरेशन एंड असेसमेंट करना. सेकंड चीज पूरे यूट्रस का एक्सप्लोरेशन एंड असेसमेंट करना, ताकि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर अगर कोई लोब प्रेजेंट है तो आप उसको रिमूव कर सको. सो आई होप दिस वाज क्लियर. प्लाजेंटा सक्सेंचुरी एक ऐसा एब्नॉर्मलिटी है जिसमें मेन प्लाजेंटा के लोब के साथ एक एक्स्ट्रा लोब अटैच्ड है जो कि उन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ कंटिन्यूअसली जॉइन है. ओके, नाउ you can see over here there's another picture on the screen here. Picture 1 labeled है, picture 2 labeled है. Picture 1 क्या है? अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, both the pictures are of the fetal surface of placenta. मैंने स्टार्टिंग में बताया था fetal surface of placenta वो साइड है जहाँ पे umbilical cord अटैच्ड होगा, दूसरी बात जो बहुत शाइनी होगा, जो बहुत ग्लिसरिंग होगा, बहुत स्मूथ होगा. अब ये दोनों पिक्चर्स fetal surface की है, राइट? बट दोनों में एक डिफरेंस है. अगर आप प्लाजेंटा के मार्जिन्स को देखेंगे दोनों पिक्चर्स में, तो पिक्चर 1 में आपको उसकी जो लेयर्स है वो काफी पास नजर आएंगी अम्बिलिकल कॉर्ड से, बल्कि आप पिक्चर 2 को देखोगे तो उसकी जो एजेस है, जो उसकी मेम्ब्रेन्स है, वो आपको काफी दूर नजर आएंगी. सो दिस इज अनदर एब्नॉर्मलिटी दैट इज नोन एज प्लाजेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस. नाम थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा आपको टफ सुनाई देगा भाई एक्स्ट्राकोरियालिस क्या है, बट लेट्स रीड कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या है. A placental abnormality observed on the fetal surface. इसलिए मैंने दोनों पिक्चर वो दिखाए थे जो fetal surface से related है. A placental abnormality observed on the fetal surface as a thick white ring, which gives the impression that the central portion is somewhat depressed. It is due to the small chorionic plate than the basal plate. Okay, अभी basal plate और chorionic plate क्या है? जब हम प्लाजेंटा की डेवलपमेंट को समझेंगे अगले वीडियो में, तब आपको ये कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट का बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. बट अभी हम बात करते हैं कि थिक व्हाइट रिंग की. आपको यहाँ पे दोबारा से मैंने पिक्चर डाला हुआ है जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है, नीचे आपको पिक्चर दिख रहा होगा. प्लाजेंटा है, प्लाजेंटा के सेंटर से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है एंड उसके चारों तरफ एक मोटा सा रिंग जैसा नजर आएगा. जब भी प्लाजेंटा में ये मोटा सा रिंग अलग से प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज प्लाजेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस. अब ये प्लाजेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस एक्चुअली 2 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट, दूसरा आता है प्लाजेंटा मार्जिनेटा. नाउ अगेन ऑन द स्क्रीन मैंने दोनों पिक्चर बिल्कुल अलग से क्लियर आपको डिस्टिंक्ट कर रहे होंगे. प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट को ऐसा दिखता है, प्लाजेंटा मार्जिनेटा कैसे दिखता है. अगर आप प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट की बात करोगे, अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखो, उसमें जो व्हाइट थिक रिंग थी वो थोड़ा सेंटर के पास है. प्लाजेंटा मार्जिनेटा की बात करेंगे तो थिक रिंग जो है वो बिल्कुल एजेस के पास आती है. तो प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डबलिंग ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स amnion and chorion with fibrin and degenerated deciduas onto the fetal surface of the placenta, and it results in membranes leaving the placenta nearer to the center instead of the edge. यानी कि प्लाजेंटा की जो मेम्ब्रेन है वो सेंटर से लीव कर रही है as compared to the edges, जो कि नॉर्मल कंडीशन होगा. तो प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्सेस ऑफ फाइब्रिन एंड एक्सेस ऑफ डीजनरेटेड डेसिडुआ के डिपोजिशन की वजह से एक व्हाइट रिंग फॉर्म होगा. एंड ये व्हाइट रिंग कहाँ फॉर्म हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लाजेंटा सराउंडिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड को सराउंड करते हुए एक मोटा थिक व्हाइट रिंग डेवलप होता है, जो कि क्या है एक्चुअली, जो कि एम्नियन और कोरियन जो फोल्ड हो जाती है, डबल होगी, उसकी वजह से बनता है. देन दैट इज नोन एज प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट. आप डायग्राम देखोगे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. नेक्स्ट इज प्लाजेंटा मार्जिनेटा. तो प्लाजेंटा मार्जिनेटा क्या है?
A thick ring is located at the edge or margin of the placenta and is raised by the presence of degenerated decidua and fibrin. Same चीज, thick white ring है. दूसरी चीज है, thick white ring एक्चुअली क्या किस चीज की है? एक्सेस ऑफ फाइब्रिन एंड डेसिडुआ की वजह से है, एंड ये एम्ब्रियोन एंड कोरियन के डबल फोल्डिंग की वजह से. सर्कमवैलेंट में सेंटर की तरफ थिक व्हाइट रिंग बन रहा है, मार्जिनेटा में मार्जिन पे बन रहा है. मार्जिनेटा, मार्जिन से आएगा. पिक्चर क्लियरली देखोगे तो आपको नजर आएगा. थिक व्हाइट रिंग जब मार्जिन में एजेस पे है तो प्लाजेंटा मार्जिनेटा, जब सेंटर की तरफ आता है तो प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट. ओके, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझने की जरूरत है. अगर प्लाजेंटा सर्कमवैलेंट या मार्जिनेटा का कंडीशन है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो होने के चांसेस है दैट इज अबॉर्शन. दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो होने के चांसेस है दैट इज एंटीपार्टम हेमरेज. थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द बेबी, प्रीटर्म डिलीवरी, रिटेन्ड प्लाजेंटा और मेम्ब्रेन्स. ये सारे कॉम्प्लिकेशन कैन अराइज बिकॉज ऑफ द कंडीशन सर्कमवैलेंट प्लाजेंटा या फिर प्लाजेंटा मार्जिनेटा. ये दोनों एब्नॉर्मलिटीज एक एब्नॉर्मलिटी के पार्ट्स में आते हैं दैट इज नोन एज प्लाजेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस. ओके, थर्ड एब्नॉर्मलिटी इज प्लाजेंटा मेम्ब्रेनेशिया. प्लाजेंटा मेम्ब्रेनेशिया का अब आप डायग्राम देखो, कैसा आपको फिगर नजर आ रहा है? कोई बहुत बड़ा सा फैला हुआ सा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा. जो नॉर्मल प्लाजेंटा था वो कैसा था? डिस्कॉइड शेप का, राउंड शेप का, राइट. पर अगर आप प्लाजेंटा मेम्ब्रेनेशिया को क्लियरली देखोगे तो कैसा दिख रहा है? बिल्कुल एक आई कैन से एक लोफ ऑफ ब्रेड की तरह नजर आएगा, या एक मीट का कोई पीस जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा सा फैला हुआ सा. नाउ this membranaceae is actually something which is unduly large and thin. वहां पे हमने प्लाजेंटा की जो नॉर्मल में हमने बात की थी थिकनेस की, इट इज 2.5 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. बट अब आप प्लाजेंटा मेम्ब्रेनेशिया का पिक्चर है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इट इज अनड्यूली लार्ज, बहुत बड़ा है और बहुत पतला है. दूसरा पॉइंट जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इज all the fetal membranes are covered by functioning villi and the placenta develops as a thin membranous structure. तो प्लाजेंटा बिल्कुल थिन पतला सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की तरह डेवलप होगा. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? सबसे पहला इसका एब्नॉर्मलिटी या फिर इसका कॉम्प्लिकेशन कैन बी दिस पतला अनड्यूली थिन या लार्ज मेम्ब्रेनेशियस प्लाजेंटा कैन रिजल्ट इनटू प्लाजेंटा प्रीविया. क्योंकि अनड्यूली लार्ज है, बड़ा है, तो अगर अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में अटैच होने की जगह थोड़ा मिडिल में या लोअर में अटैच होगा तो वो हमारे सर्वाइकल ओस को कवर कर सकता है एंड इट कैन लीड टू प्लाजेंटा प्रीविया. क्योंकि ये बहुत पतला है और क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनड्यूली लार्ज है तो इट कैन रिजल्ट इनटू पोस्टपार्टम हेमरेज. अनदर कॉम्प्लिकेशन कैन बी देयर आर चांसेस ऑफ रिटेन्ड प्लाजेंटा. प्लाजेंटा के लेयर्स या मेम्ब्रेन्स के या इस फंक्शनिंग विलाई के रिटेन होने की चांसेस है. इट कैन आल्सो रिजल्ट इनटू what is that? Postpartum hemorrhage. Next complication is multi-lobed placenta. हमने पढ़ा है कि प्लाजेंटा का एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही प्लाजेंटा है, उसके दो सरफेस होते हैं, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस. अगर एक अम्बिलिकल कॉर्ड दो प्लाजेंटास को सप्लाई करे टुगेदर, दो प्लाजेंटास नहीं एक्चुअली दो लोब्स ऑफ प्लाजेंटा को सप्लाई कर रहे हैं या फिर तीन लोब्स ऑफ प्लाजेंटा को सप्लाई करता है, देन दैट इज मल्टी लोब्ड प्लाजेंटा. आपको डायग्राम में क्लियर नजर आ रहा है? मल्टी-लोब्ड प्लाजेंटा. फर्स्ट वन इज बाइपर्टाइट प्लाजेंटा. बाइपर्टाइट, बाई का मतलब होता है दो, तो टू सेपरेट एंड कंप्लीट लोब्स ऑफ प्लाजेंटा वेयर द मेन कॉर्ड बाइफरकेट्स टू सप्लाई बोथ द पार्ट्स. यानी कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड आया, एक अम्बिलिकल कॉर्ड दो में बाइफरकेट हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा एंड दो में डिवाइड होके प्लाजेंटा के दो सेपरेट कंप्लीट लोब्स को वो सप्लाई करता है, देन दैट इज नोन एज बाइपर्टाइट प्लाजेंटा. आपको डायग्राम में फिर से क्लियर दिख रहा है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, याद रखना एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड दो में सप्लाई, दो में डिवाइड हो रहा है, दो में बाइफरकेट होके डिवाइड होके प्लाजेंटा के कितने लोब्स हैं? दो. लेकिन दोनों लोब्स अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में फंक्शनल है, प्रॉपर फंक्शनल है, प्रॉपर सेपरेट है, प्रॉपर कंप्लीट है, दैट इज नोन एज बाइपर्टाइट प्लाजेंटा. नेक्स्ट इज ट्राइपर्टाइट प्लाजेंटा. ट्राई नाम से इसमें ट्राई मींस तीन. ट्राइपर्टाइट प्लाजेंटा में क्या है? तीन लोब्स है, तीन सेपरेट बिल्कुल कंप्लीट लोब्स हैं, दैट इज नोन एज ट्राइपर्टाइट प्लाजेंटा. दैट मींस जैसे बाइपर्टाइट में एक अम्बिलिकल कॉर्ड आके दो में डिवाइड हो रहा था, सेम ट्राइपर्टाइट में एक अम्बिलिकल कॉर्ड आके तीन में डिवाइड होता है, देन दैट इज ट्राइपर्टाइट प्लाजेंटा. ओके, नेक्स्ट अनदर कॉम्प्लिकेशन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर इज, मैंने कुछ चार पिक्चर्स लगाए हुए हैं यूट्रस की, जिसमें सबसे पहला आता है नॉर्मल,
दूसरा आता है अक्रीटा, तीसरा आता है इनक्रीटा एंड चौथा आता है परक्रीटा, यानी कि प्लाजेंटा के अटैचमेंट की एबनॉर्मलिटीज है। अभी तक जो हमने एबनॉर्मलिटीज पढ़े वो प्लाजेंटा के हमने साइज एंड शेप की एबनॉर्मलिटीज पढ़े, अब आता है प्लाजेंटा के अटैचमेंट की एबनॉर्मलिटीज। तो एक्चुअली प्लाजेंटा, तो अनदर एबनॉर्मलिटी इज अबाउट द अटैचमेंट ऑफ प्लाजेंटा, जिसमें पहला आता है प्लाजेंटा अक्रीटा। प्लाजेंटा अक्रीटा क्या है? प्लाजेंटा अक्रीटा एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसमें प्लाजेंटा के जो कोरियोनिक विलाइज है, कोरियोनिक विलाइज क्या है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसके थ्रू प्लाजेंटा यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। ये कोरियोनिक विलाइज व्हेन दे आर सुपरफिशियली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम देन दैट इज नोन एज प्लाजेंटा अक्रीटा। तो प्लाजेंटा अक्रीटा क्या है? जब ये कोरियोनिक विलाइज मायोमेट्रियम में अटैच हो जाते हैं, इनबिल्ट और इनग्रेड और नॉट इनबिल्ट, इनग्रेड हो रहे हैं, देन दैट इज प्लाजेंटा अक्रीटा। दूसरा एबनॉर्मलिटी इज प्लाजेंटा इनक्रीटा। प्लाजेंटा इनक्रीटा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोरियोनिक विलाइज प्लाजेंटा को यूट्रस से और डीपली अटैच करें, यानी सुपरफिशियली नहीं, अब डीपली मायोमेट्रियम में एम्बेड हो गए, देन दैट इज नोन एज प्लाजेंटा इनक्रीटा। तीसरा आता है प्लाजेंटा परक्रीटा। प्लाजेंटा परक्रीटा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये कोरियोनिक विलाइज पूरी तरीके से सिरोसा तक पहुंच गए। सिरो दैट मीन्स अगर आप फिगर में देखोगे तो प्लाजेंटा के अटैचमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहला नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मल में मायोमेट्रियम तक कोरियोनिक विलाइज नहीं पहुंचे हैं। नॉर्मल में कोरियोनिक विलाइज जो है वो मायोमेट्रियम तक नहीं पहुंचे, बट अक्रीटा में कोरियोनिक विलाइज मायोमेट्रियम में इन्वेड कर रहे हैं, देन दैट इज प्लाजेंटा अक्रीटा। इनक्रीटा क्या था? जिसमें प्लाजेंटल के कोरियोनिक विलाइज मायोमेट्री में डीपली जा रहे हैं, डीपली उसको अंदर जाके इन्वेड कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस वाज प्लाजेंटा इनक्रीटा। द थर्ड वन इज प्लाजेंटा परक्रीटा। प्लाजेंटा परक्रीटा एक ऐसे कंडीशन है जिसमें पूरी तरीके से मायोमेट्रियम प्लाजेंटा के कोरियोनिक विलाइज ने अपने आप को इन्वेड कर लिया, उसमें अटैच कर लिया, देन दैट इज प्लाजेंटा परक्रीटा। ये कंडीशंस, ये एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लाजेंटा की कंडीशंस किन लोगों में होने के चांसेस है? दो मेन इसके रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको प्रीवियस हिस्ट्री है ऑफ प्लाजेंटा प्रीविया, दूसरा ऐसे लोग हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं आज के क्लास में, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड है जो कि प्लाजेंटा के सेंटर से अटैच्ड है और उसका दूसरा एंड फीटस के अम्बिलिकस से अटैच्ड है। इसको हम फ्यूनस भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इसमें दो आर्टरी होती है, एक वेन होती है। रिमेंबर दिस फॉरएवर, अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी एक वेन है। अम्बिलिकल कॉर्ड की जो आर्टरी है दैट इज नोन एज अम्बिलिकल आर्टरीज। ये अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस to the placenta. Again I repeat, they carry deoxygenated blood from the fetus to the placenta purification के लिए। नॉर्मली बॉडी में जो आर्टरीज होती है उनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, लेकिन जब हम अम्बिलिकल आर्टरीज की बात करते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे। अब एक वेन है, उस एक वेन का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स लेकर जाना। कहाँ? फीटस पे। कहाँ से? प्लाजेंटा से। तो दो आर्टरी एक वेन। ओके, अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड की हम अबनॉर्मलिटीज की बात करें तो सबसे पहले एक पिक्चर आपके सामने है, दैट इज नोन एज नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द कॉर्ड टू द प्लाजेंटा। प्लाजेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट आपको फिगर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इट इज इनटू द सेंटर ऑफ द प्लाजेंटा। सो द फर्स्ट एबनॉर्मलिटी इज नोन एज बैटलडोर प्लाजेंटा। बैटलडोर प्लाजेंटा मीन्स अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड टू द मार्जिन्स। दो पिक्चर आपके सामने है, दोनों पिक्चर में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि पहले वाले में जिसका हेडिंग भी मैंने दिया है नॉर्मल, उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्लाजेंटा के बिल्कुल सेंटर से अटैच्ड है। Whereas on to the other hand there is another picture of the placenta जिसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सेंटर में नहीं, वो एज पे अटैच्ड है। वो रेड कलर का एरो से आपको क्लियर दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज बैटलडोर प्लाजेंटा, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड एज से अटैच्ड है। So the first picture is Battledore, first picture is normal, second is Battledore जिसमें प्लाजेंटा एज से अटैच्ड है या मार्जिन से अटैच्ड है इंस्टेड ऑफ द सेंटर। ओके, अब जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड एज से अटैच्ड होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है? अगर ये एजेस से अटैच्ड है तो सबसे पहला देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड दबने के चांसेस है वेजाइनल डिलीवरी के समय। क्यों? क्योंकि एजेस से अटैच्ड है तो वो क्या होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट के जल्दी नीचे आएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे आएगा तो कॉर्ड कंप्रेस होगा, कॉर्ड कंप्रेस होगा तो फीटल एनॉक्सिया होने के चांसेस है एंड फीटल
fetal hypoxia, fetal anoxia, and it can even lead to fetal death. Okay. Another abnormality of this umbilical cord is known as velamentous placenta. ये pronounce करने में थोड़ा सा difficult है, but it is known as velamentous placenta. If you will see the picture over here, velamentous placenta क्या है? It occurs when the cord is inserted into the membrane some distance from the edge of placenta. बैटलडोर में क्या था? अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल एज पे प्रेजेंट था. वेलामेंटोस में आपको पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, ये प्लाजेंटा से थोड़ा दूरी पे अटैच्ड है, उसके मेम्ब्रेन से थोड़ा दूरी पे अटैच्ड है, देन दैट इज नोन एज वेलामेंटोस प्लाजेंटा. ओके, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो पहले पिक्चर में है नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन, जिसमें ऊपर प्लाजेंटा प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड पे सॉरी, प्लाजेंटा ऊपर की तरफ प्रेजेंट ऑन टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, एंड वहां के सेंटर से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के आ रहा है. While in the second picture where it is showing velamentous cord insertion, there you can see there is red colored placenta onto the upper side of the uterus. उसके नीचे कुछ membranes निकल के आ रहे हैं, उन membranes से umbilical cord attached है, that is known as velamentous cord insertion. Where here you can see another picture जिसमें आपको clear distinction मिलेगा normal and velamentous insertion of placenta. I hope this diagram has made very clear about the velamentous insertion and आपको इसमें कोई doubt नहीं बचा होगा. Next condition is known as vasa previa. Okay, what is vasa previa? एक होता है placenta previa. Placenta previa एक ऐसा condition है जिसमें placenta वो umbilical cord की abnormality नहीं है. Placenta previa placenta के location का disorder है, जिसमें placenta upper part of uterus की जगह lower body part of uterus में आएगा and cervical os के पूरा ऊपर उसको completely cover कर देगा या उसको half cover करता है. Then that is प्लाजेंटा प्रीविया. वासा प्रीविया क्या है? अगर वेलामेंटोस प्लाजेंटा में द ब्लड वेसल्स हैपन टू ट्रांसफर थ्रू द मेम्ब्रेन्स ओवरलाइंग द इंटरनल ओस इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, दैट इज नोन एज वासा प्रीविया. दैट मीन्स वासा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर वेलामेंटोस प्लाजेंटा के जो मेम्ब्रेन्स थे वो मेम्ब्रेन्स इंटरनल ओस को ऊपर से कवर करते हुए जा रहे हैं, देन दैट इज नोन एज वासा प्रीविया. Okay, there's another picture over here which is showing vasa previa with velamentous umbilical cord insertion, जो आपको क्लियर दिखेगा, जिसमें velamentous प्लाजेंटा है, उसके नीचे से membranes है and membranes internal os को कवर कर रहे हैं and then the umbilical cord is attached, so उसको बोलते हैं vasa previa. Okay, तीसरा abnormality आता है, that is known as short cord. Short cord means the length of the umbilical cord is less than 20 centimeter, then that is known as short cord. Remember this, in rare conditions, in very rare conditions, the umbilical cord may be absent and placenta may be attached to the lower part as exomphalus. Next abnormality जो इसमें आता है, that is known as long cord. Long cord क्या है? जिसमें length of the umbilical cord is more than 100 centimeter. जो एक average length of umbilical cord की normal condition में हम बात करते हैं, that is 30 to 100 centimeter. 30 से 100 सेंटीमीटर normal length है. अगर 30 से कम या 20 से भी कम जाता है तो उसे हम short cord बोलते हैं. अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है तो उसे लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं. अगर इतना लंबा कॉर्ड प्रेजेंट है तो इसमें सबसे कॉमन चांसेस आप समझ ही गए होंगे, इतना लंबा कॉर्ड प्रेजेंट है तो फीटल के नेक की चारों तरफ एंटैंगलमेंट होने के चांसेस, यानी कि कॉर्ड अराउंड द नेक का कंडीशन होने के बहुत इजी चांसेस हैं. दूसरा चांसेस क्या है? क्योंकि इतना लंबा कॉर्ड होगा तो दैट मीन्स देयर विल बी चांसेस ऑफ compression of the umbilical cord compress होने के chances हैं, which can result into fetal hypoxia, which can even lead to fetal distress or fetal death. Okay. Next condition, which is another very important condition, जो हमने commonly देखा है, that is false knot. आपको umbilical cord में कुछ एक उठा हुआ सा स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत ऐसे जैसे कोई जेली जैसा चीज हो, accumulated जेली जैसा चीज होगा, तो वो हमें जैसे लगेगा जैसे गिठान बनी हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड में, बट एक्चुअली वो कोई गिठान नहीं है, कोई नॉट नहीं है. दिस इज known as false knot. You can see in the picture over here what is false knot. It is a result of the accumulation of Wharton's jelly or varices. आपको पिक्चर में मैंने पिंक कलर के एरो से डिनोट किया है. Wharton's jelly का अगर accumulation हो रहा है, उसका गुठले जैसे बन रहे हैं, अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो उसे बोलते हैं हम false knot.
सकते हैं। आपको फिगर में मैंने ट्रू नॉट एंड फॉल्स नॉट के दोनों पिक्चर साथ में डाले इस समय स्क्रीन पे, जिसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है। ट्रू नॉट में प्रॉपर गिठान बना हुआ है, फॉल्स नॉट में सिर्फ वॉटन्स जेली का अक्यूमुलेशन है एंड वो एक नॉट का अपीयरेंस देता है, देन दैट इज नोन एज फॉल्स नॉट। तो एक और ये पिक्चर आपके सामने है विच इज शोइंग ट्रू नॉट। ओके, नाउ एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिख रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अब क्योंकि इसमें 2 आर्टरीज एंड 1 वेन नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि जब कोई सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, अगर 2 आर्टरीज हैं, 2 में से अगर एक ही प्रेजेंट होगी तो दिस इज अनदर एबनॉर्मलिटी। तो ये क्या हो गया, ये भी एक एबनॉर्मलिटी होता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी का। अब क्यों रहेगी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी? ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ वन ड्यूरिंग द later months. It is associated with certain congenital malformations of the fetus like renal and genital abnormalities या फिर ट्राइसोमी 18। यानी कि अगर सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टरी प्रेजेंट है, दैट मीन्स कुछ congenital malformations प्रेजेंट है फीटस में, जैसे कि कोई भी रीनल एबनॉर्मलिटी हो सकता है, ट्राइसोमी 18 हो सकता है, या कोई जेनाइटल एनॉमलीज है विच इज actually represented because of this single umbilical artery. So that's it for today's class. अगर आपको क्लास समझ में आया, आपको ये पिक्चर्स समझ में आए, इन पिक्चर्स के थ्रू अगर आपको सारे एबनॉर्मलिटीज का क्लियर आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो डू लीव योर कमेंट्स इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने कमेंट्स को इस कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। एंड डू कम बैक, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।